बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं विसामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा एक बार फिर इलेक्शन से भाग गई। आप लोगों को याद होगा कि चंद दिन पहले 3-4 दिन पहले इलेक्शन कमीशन में वो आए थे, वहाँ पे उनकी मीटिंग हुई थी और उसके बाद जब बाहर आए तो उसने मीडिया को बता दिया कि हम 30 मई को इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर करेंगे। लेकिन आज एक बार फिर वो अपने उसी ऐलान से भाग गए हैं और इसने इलेक्शन कमीशन को एक लेटर भेजा है। उस पर आज बात करेंगे कि उसके अंदर चीफ सेक्रेटरी, आईजी और गवर्नर ने क्या कुछ कहा है, इस पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक जो बड़ी खबर है वो इमरान खान के गिरफ्तारी के हवाले से नाकाबिल ज़मानत जो वारंट जारी किया गया था उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि लाहौर के अंदर सूरत हाल बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुकी थी और आज भी मैं देख रहा था कि काफ़ी सारे जो तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं वो वहाँ पे मौजूद थे और अपने लीडर को की हिफाजत के लिए या उनको पुलिस ऑपरेशन से बचाने के लिए वहाँ पे बाकायदा तौर पे मौजूद बैठे थे। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। कल इमरान खान इस्लामाबाद में उसी सेशन कोर्ट के जो एक अदालत है लोकल, वहाँ पे वो पेश होंगे और ये तोशाखाना का वही केस है। अभी हम देखेंगे कि जो बाकी लोगों के हवाले से बड़ी बड़ी इंकशाफात हुए हैं उनके खिलाफ क्या एक्शन होगी, ये तो अभी आने वाले दिनों में ये चीज़ें ज़ाहिर हो जाएंगी। लेकिन इन लोगों के खिलाफ कभी भी कार्रवाई नहीं होगी। जब भी इनके खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे तो इनके खिलाफ जो अरबों रुपए के करप्शन के केसेस है वो माफ़ हो गए, तो तोशाखाना के अंदर इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकेगी। पाकिस्तान के अंदर इन लोगों के खिलाफ कुछ भी नहीं हो सकता, न माजी में कभी हुआ है और न आइंदा कभी होगा, उसी वक्त तक जब तक पाकिस्तान के अंदर कानून की हुक्मरानी नहीं आएगी। एक कल पंजाब के निगरान वज़ीर इत्तलाआत ने पुख्तनों के हवाले से जो रिमार्क्स दिए थे, काबिल मज़म्मत रिमार्क्स दिए थे, उसमें और भी डेवलपमेंट हुई है और बदकिस्मती ये है कि उसमें कुछ एंटी इमरान खान जो माफिया है और जो नेशनलिस्ट है वो भी उसके अंदर शामिल हैं। बदकिस्मती ये है कि यही नेशनलिस्ट जो हमेशा पुख्तूनों को धोखा देते हैं और इसी नाम पे कि हम पुख्तूनों की हुकूक के लिए बात करते हैं, उनके लिए नारे लगाते हैं और उनका हुकूक लेना ये हमारा सबसे बड़ा एजेंडा है। लेकिन इस तरह की चीज़ों के अंदर अभी ये इंकशाफ हुआ है कि उनके लोग इसके अंदर शामिल हैं और ये जो प्लांटेड एक किस्म का गेम था वो भी मैं आपको बताता हूँ कि इसके पीछे मकसद क्या था। लेकिन सबसे दर्दनाक बात यह है कि उसके अंदर अपने उन्हें पुख्तून नेशनलिस्ट जमातों के जो बगल बच्चे हैं वो उसके अंदर शामिल थे। और जिस बंदे के हवाले से बात की जा रही थी कि फिर सारे जो पुख्तून कारकुन तहरीक इंसाफ के वहाँ पे गए थे और उनके ऊपर ये मिलिटेंट का लेबल लगा दिया उसी निगरान वज़ीर इत्तलाआत ने, तो इसके अंदर बेसिकली जिस बंदे को टारगेट किया गया वो बंदा कल भी मैंने जो व्लॉग किया था उसको आप देख सकते हैं। उसमें मैंने बड़ी डिटेल से आप लोगों को बता दिया था कि तहरीक नवाज़ी शरीयत मोहम्मदी और तहरीक तालिबान दोनों में क्या फ़र्क है और ये कौन है। तहरीक नवाज़ी शरीयत मोहम्मदी के जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उनको जो सजाएं सुनाए गए थे वो उसका दौरानिया फिर ख़त्म हुआ और वो लोग बाहर आ गए। और ये जिस बंदे के हवाले से बात की जा रही है जो तहरीक इंसाफ का कारकुन है, उनका वीडियो भी सामने आया है और उसने कहा कि मैंने तहरीक इंसाफ के अंदर बाकायदा शमूलियत इख्तियार की है और मैं उसका कारकुन हूँ। अभी वही बंदा है, अगर माजी में ये तहरीक नवाज़ी शरीयत के अंदर था और अपने मलाकन डिवीज़न के अंदर शरीयत के नफाज का मुतालबा कर रहा था तो ये उनका कोई कसूर नहीं था। शरीयत का डिमांड वहाँ पे लाखों जो मलाकन डिवीज़न के अवाम है वो कर रहे थे। अभी एक बंदा वहाँ से वापस आया है, उनके खिलाफ न कोई मुकदमा है न कोई केस है, वो उसने एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन की है और वहाँ पे वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो आप उनको किस तरह मिलिटेंट कह सकते हैं? जब अदालत अगर उनको मिलिटेंट्स नहीं कह सकती, हुकूमत उनको नहीं कह सकती, उनके खिलाफ कोई केस नहीं है, तो किस तरह आप उनको एक मिलिटेंट करार देते हैं? लेकिन मसला ये है कि जिन लोगों ने उनके खिलाफ ये प्रोपेगेंडा किया, ये बताया जाता है कि उनका अपना ज़ाती उनके साथ एक मामला है। तो अगर उनके बीच में कोई ऐसा मामला है जिसको एक जो कुछ सहाफ़ी है और जो कोट करते हैं, तो ये तो हमें वहाँ खैबर पख्तूनख्वा से खबर मिली थी, खैबर पख्तूनख्वा से खबर मिली थी, लेकिन आपने ब्लाइंडली उस पर फिर
اعتماد بھی کیا اور آپ نے ساری پختونوں کو بدنام کر دیا. تو اس پہ یہ قابل مذمت ہیں اور وہ اتنے عجیب قسم کے لوگ ہیں کہ ابھی تک انہوں نے پختونوں سے معافی بھی نہیں مانگی. اور اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ چونکہ عمران خان بہت زیادہ پاپولر ہے پنجاب کے اندر، تو وہاں پہ ان لوگوں نے پختونوں کے خلاف ایک نفرت پلانے کی کوشش کی ان بغل بچوں کے ذریعے. اور اس سے پہلے مریم نواز کا جو ایک کار خاص تھا جس کے وہ ہمیشہ ٹویٹس کو ری ٹویٹ کرتی ہے، وہاں سے انہوں نے آغاز کیا تھا. تو مسلم لیگ کی بظاہر ان کی یہ کوشش تھی کہ وہاں پہ یہ نسل پرستی کو ہوا دے کر وہاں پہ عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے اس کو گرائیں گے. لیکن پنجاب کے لوگوں کو یہ بات ایک کلیئر کٹ سمجھنا چاہیے کہ ہم جو پختون لوگ ہیں، ہمارے لیے کوئی بھی پنجابی، بلوچی اور سندھی نہیں ہے، یہ سارے ہمارے بہن بھائی ہیں. اور کبھی بھی پختونخوا کے اندر آپ لوگوں سے بغیر، صرف جو نیشنلسٹ ہیں جو اپنے سیاسی مفادات کے لیے اس نعرے کو یوز کرتے ہیں، باقی خیبر پختونخوا کے اندر آپ کسی سے بھی، جو بھی پنجاب سے، جو بھی سندھ سے، جو بھی بلوچستان سے، جو بھی بندہ یہاں پہ آئے گا، اور اب بھی ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں یہاں پہ لوگ موجود ہیں جن کے کارخانے ہیں، یہاں پہ انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے، یہاں پہ وہ کما رہے ہیں. آپ ان سے پوچھ لیں کہ کبھی بھی آپ نے پختونوں کے منہ سے کبھی یہ الفاظ سنے ہیں کہ پنجابی ایسے ہیں، سندھی ایسے ہیں، بلوچی ویسے ہیں؟ یہ چیز آپ خیبر پختونخوا کے اندر کبھی بھی نہیں سن سکتے، کیونکہ پورا جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ ہمارے لیے پاکستانی ہیں، وہ ہمارے بہن بھائی ہیں. یہاں پہ کوئی پختون، پنجابی اور بلوچی نہیں ہے، ہم سارے پاکستانی ہیں اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ کڑے ہوں گے، ہر مشکل وقت میں ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے. تو اسی وجہ سے جو لوگ ہمیں تقسیم کرنے کی سازش کر رہے ہیں، ان کی سازشوں کو آپ لوگوں کو مل کر ناکام بنانا ہوگا. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور یہ جو موجودہ وقت میں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے جن لوگوں نے یہ نعرہ لگایا، ابھی چونکہ الیکشن آنے والے ہیں، تو آپ لوگ اپنے ووٹ کے ذریعے اس نعرے کا بدلہ ان سے لیں گے. اور کس طرح؟ ان کو بدترین قسم کی شکست دیں گے. جو بھی لوگ وہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے آئیں گے، جن لوگوں نے یہ پختون کا نعرہ اور پنجابی کا نعرہ استعمال کیا اور ہمیں آپس میں تقسیم کرنے کی سازش کی، ان کو آپ بدترین شکست اپنے ووٹ کے ذریعے دیں گے تاکہ آئندہ کے لیے یہ لوگ اس قسم کے نسل پرستی کے نعرے پھر نہ لگا سکے. ایک اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ گورنر خیبر پختونخوا. آج الیکشن کمیشن کا ایک اجلاس ہوا، اس میں چیف سیکرٹری اور آئی جی خیبر پختونخوا نے شرکت کی، اور ساتھ ساتھ گورنر خیبر پختونخوا نے ایک لمبی چوڑی لیٹر ان کو لکھا ہے، اور وہاں پہ ان کو بتایا ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر القاعدہ بھی آئے ہیں، داعش کے لوگ بھی ہیں، ٹی ٹی پی کے پتہ نہیں کتنے 1 درجن بھر کے قریب تنظیمیں یہاں پہ موجود ہے. یہاں پہ صورتحال بہت زیادہ گمبھیر ہے. خیبر پختونخوا کے اندر لوگ اپنے گھروں سے نہیں نکل آ سکتے. یہاں پہ دہشت گردی ہر گھر تک پہنچ چکی ہے. اس قسم کی باتیں وہاں پہ گورنر نے کی ہے جس کے گراؤنڈ پہ کوئی ریئلٹی موجود نہیں ہے. خیبر پختونخوا کے اندر ہمارا گھر ہے، ہم وہاں پہ رہتے ہیں، ہم گھومتے پھرتے ہیں، وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے خیبر پختونخوا کے اندر. یہ جتنا کچھ گورنر نے بتا دیا، گراؤنڈ ریئلٹیز یہ ہے کہ یہ سارے جھوٹ ہیں. اور اس کا صرف اور صرف یہ کہ گورنر کا جو سمدی ہے فضل الرحمان، وہ الیکشن میں نہیں جا سکتے، ANP الیکشن میں نہیں جا سکتی، پیپلز پارٹی الیکشن میں نہیں جا سکتی، مسلم لیگ نون الیکشن میں نہیں جا سکتی. اگر جائیں گے تو بدترین شکست ان کا مقدر بنے گا. اس ایک چیز کے لیے پوری خیبر پختونخوا کو گورنر نے بدنام کر دیا. اور پھر آپ دیکھ لیں کہ ان کے جو ماتحت ملازمین ہیں، چیف سیکرٹری اور آئی جی، وہ بھی کہتے ہیں کہ اکتوبر کے بعد آپ الیکشن کریں. تو کیا اکتوبر تک آپ ان تمام تنظیموں کو ختم کریں گے جو آپ کے گورنر نے بتائے ہیں؟ کیا اکتوبر تک آپ ملٹری آپریشن کر کے پورے خیبر پختونخوا کو فتح کر کے ساری ملیٹنٹس کو ختم کریں گے؟ اور پھر یہ بتاتے ہیں کہ یہ افغانستان کے اندر مختلف صوبوں کے اندر مقیم ہیں، وہاں سے بارڈر کراس کر کے آتے ہیں، یہاں پہ دہشت گردی کرتے ہیں اور واپس صحیح سلامت افغانستان چلے جاتے ہیں. آپ لوگوں نے پاکستانی فوج کا بیڑا غرق کر دیا. جو گورنر نے لیٹر لکھا ہے، یہ لیٹر جو ابھی سوشل میڈیا پہ موجود ہے، آپ نے اپنی فوج کی کتنے بدنامی کی، جو پوری دنیا کے اندر لوگوں کو بتا رہی ہے کہ ہم نے دہشت گردی ختم کی اور یہ ہمارے لیے ایک کامیاب جو کیس ہے پوری دنیا کے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں. گورنر نے اس لیٹر کی وجہ سے اپنے مسلح افواج کو پوری دنیا کے اندر بدنام کر دیا. یہ ابھی آرمی چیف کے
रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से पूछ ले कि आपने पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज को किस तरह बदनाम कर दिया, कि आपने वहां पे लिख दिया कि यहाँ पे अलकायदा भी मौजूद है, दाइश भी मौजूद है, तहरीक तालिबान के दर्जन भर जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है, जो पुराने कबाइली इलाके थे वहां पे कोई जा नहीं सकता, जो जुनूबी अजलात थे वहां पे कोई जा नहीं सकता, ये लोग अफगानिस्तान में रहते हैं, अफगानिस्तान से आते हैं यहाँ पे दहशतगर्दी करके और सही सलामत वापस बॉर्डर क्रॉस करके वहां पे जाते हैं। दुनिया को हमने बता दिया है कि यहाँ पे हमने फेंसिंग की है और कोई भी अफगानिस्तान से नहीं आ सकता, उनके बाप भी यहाँ पे नहीं आ सकते। हम दुनिया को यही चीजें बता रहे हैं। गवर्नर ने दुनिया को बता दिया कि नहीं, ये सारी चीजें झूठ है। ये अभी आर्मी चीफ को उनसे पूछना चाहिए कि आपने पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज की किस तरह इंटरनेशनली बदनामी की और किस तरह आपने आईजी ने और चीफ सेक्रेटरी ने वहां पे ये सारी स्टेटमेंट दी है और गवर्नर ने ये लेटर लिखा है। गवर्नर के लेटर को पढ़ ले, उसके अंदर क्या कुछ उन्होंने लिखा है और किस तरह अपनी मुसल्लह अफवाज की उन्होंने बदनामी की है। मेरे ख्याल में इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यह भी आर्मी चीफ की जिम्मेदारी है। देखिए, ये उसको इस पे एक्शन लेना चाहिए कि आपने पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह अफवाज, जहां पे हजारों की तादाद में हमारे जवानों ने जान की कुर्बानियां देकर उन दहशतगर्दों को खत्म करके वो भाग गए अफगानिस्तान, किस तरह गवर्नर ने कह दिया कि ये सारे वापस आ गए हैं, किस तरह गवर्नर ने कह दिया कि अलकायदा जो इंडिया सब कॉन्टिनेंट पर पता नहीं क्या नाम है उसका, और दाइश और इसके लोग यहाँ पे मौजूद है और वो यहाँ पे एक्टिव हैं। हम तो दुनिया के सामने यही कहते हैं कि इनका कोई वजूद यहाँ पे नहीं है। तो ये मेरे ख्याल में हमारी मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों की एक किस्म के बेहुरमती की गई है और ये जो कुछ बताया गया है जिसके ग्राउंड पे कोई हकीकत इसके नहीं है। और फिर आप ये बताते हैं कि वो अफगानिस्तान से आते हैं, यहाँ पे दहशतगर्दी करके वापस सही सलामत वापस चले जाते हैं। तो ये आपने जो हमने फेंसिंग की और जो हमने दुनिया को बता दिया, ये तो आपने उसको नेगेट कर दिया। तो मेरे ख्याल में इसका उनको नोटिस लेना चाहिए। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज पाकिस्तानी अवाम के लिए ये है कि जो कुछ उन्होंने बता दिया है इसका मकसद सिर्फ पीडीएम का इलेक्शन से भागना है। और ये मौलाना फजलुर रहमान का समधी है जो गवर्नर, एक तरफ वो मुसलसल तौहीनी आइन कर रहे हैं और आइन के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तौहीनी सुप्रीम कोर्ट के कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और हमें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस लेकर इनको न सिर्फ इनको पूरी तौर पे ओहदे से हटाने का हुक्म देंगे, बल्कि उसके बाद आइन शिकने के पादाश में इनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। साथ वो चीफ सेक्रेटरी और आईजी खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे कि उन्होंने किस बुनियाद पे ये जो स्टेटमेंट इलेक्शन कमीशन के सामने दी है इस पे भी कार्रवाई होगी। और दूसरा, उनसे ये पूछा जाए कि उन्होंने ये स्टेटमेंट किसके बेहाब पे वहां पे दिए हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे हालात इतने ज्यादा खराब हैं तो फिर आईजी ये बताए कि वो सूबा भर के दौरे किस तरह कर रहे हैं। अगर हालात इतने ज्यादा खराब है तो डीआई खान किस तरह जाते हैं, कोहिस्तान किस तरह जाते हैं, एबटाबाद और मलाकन डिवीजन किस तरह जाते हैं, मुख्तलिफ इलाकों के दौरे वो किस तरह कर रहे हैं कि हालात यहाँ पे इतने ज्यादा खराब है। फिर चीफ सेक्रेटरी भी ये बताए कि वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर किस तरह रहते हैं, वो किस तरह महफूज है, इनके जितने भी ऑफिसर्स हैं पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो इस वक्त ड्यूटी पे मौजूद है वो वहां पे किस तरह रहते हैं, घूमते फिरते हैं, साइट विजिट किस तरह करते हैं। ये सारी चीजें पे कौम को बताएं कि अगर हालात इतने ज्यादा खराब हैं तो उनके ऑफिसर ये सारे अपने पराइज किस तरह सर अंजाम दे रहे हैं। इसी वजह से लोगों को मेरे ख्याल में ये धोखा नहीं देना चाहिए कि आप गारंटी नहीं दे सकते कि हम फौज के बगैर यहाँ पे इंतखाबात नहीं हो सकते। 2018 में तो यही जमातें थे जो फौज के खिलाफ बातें करते थे कि फौज आइंदा के लिए इलेक्शन में नहीं आएंगे। आज वही जमातों के ये जो मुलाजिमीन हैं वो कह रहे हैं कि फौज के बगैर इलेक्शन नहीं हो सकती, ज़िम्नी इंतखाबात हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आप लोग घूम फिर सकते हैं, अपनी सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं, लेकिन इंतखाबात नहीं हो सकती। ये सिर्फ एक बहाना है, इसमें कोई हकीकत नहीं है, सिर्फ इलेक्शन से भागना है। और फिर ये कहते हैं कि अक्टूबर में इलेक्शन हो सकेंगे, अक्टूबर में इलेक्शन हो सकेंगे और मई में नहीं हो सकते। ये मंतिक
मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। इसी वजह से मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जब भी उनके सामने आ जाए तो इन चीज़ों पे उनको एतमाद नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ बहाने हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ग्राउंड पे जो इस वक्त हम खैबर पुख्तनख्वा के अंदर मुकीम हैं, वहाँ पे ग्राउंड पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो गवर्नर ने बता दिया है। इसी वजह से आइन के साथ ये खिलवाड़ न किया जाए और इलेक्शन को पूरी तौर पे इंश्योर करे। और ये जो गवर्नर ने जितना इसके अंदर डिले किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और खैबर पुख्तनख्वा के अंदर हर सूरत में विद इन 90 डेज जो आइन के अंदर बताया गया है और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह बता दिया कि जितना अगर आप डिले करें तो बहुत कम दिन। तो अभी गवर्नर खैबर पुख्तनख्वा जानबूझकर इसके अंदर ये डिले कर रहे हैं ताकि इसको मजीद डिले कर सके और JUI को कुछ स्पेस दे सके, लेकिन JUI को कोई स्पेस नहीं मिलेगा। जो महंगाई के बदतरीन तरीके से कौम को तबाह किया गया है और जो जुल्म यहाँ पे कौम के साथ की गई, मेरा नहीं ख्याल कि खैबर पुख्तनख्वा के लोग JUI और ये इनको कभी वोट देंगे। और ये मौलाना बदतरीन शिकस्त मौलाना को इस मरतबा ये आप लिख ले कि मौलाना को बदतरीन शिकस्त होगी। अगर साफ और शफाफ इंतखाबात हुए तो मौलाना के लिए 4-5 नशस्तें लेना भी मुश्किल होगा। सेम सूरत हाल ANP की भी होगी और पीपल्स पार्टी की भी होगी। इसी वजह से ये लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं और ये हीली बहाने बना रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मजीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।